गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी। दोस्तों, आज लाइव आने का आप तमाम लोगों के साथ वादा किया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते बहुत सारा नेटवर्क इश्यू हुआ और फेसबुक लाइव संभव नहीं हो पाया। बार बार कोशिशें की गई। 8 बजे का समय था, 8, 9, 10, लगभग हर घंटे के बाद एक कोशिश की आपसे जुड़ने की, लेकिन जुड़ाव शायद आज मंजूर नहीं था लाइव माध्यम से, तो इसलिए नहीं हो पाया। कारण नेटवर्क बना। लेकिन खैर छोड़िए, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ इरादे मजबूत हों वहाँ मिलना हो ही जाता है। लाइव ना सही, इस वीडियो के माध्यम से तो कम से कम मैं आपसे जुड़ ही सकता हूँ। और यहाँ जुड़ने का मेरा एक मकसद भी है। जैसा कि मैंने लाइव वीडियो के ऊपर जब चर्चा का विषय लिखा था तो ये बताया था कि हम यहाँ ये डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होना चाह रहे थे कि जो एक नए फिजियोथेरेपी चिकित्सक, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो प्रैक्टिस में अभी आए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आर्थिक राहत होनी चाहिए इस लॉकडाउन के कठिन समय में। और साथ ही साथ कुछ ऐसे फिजियोथेरेपी चिकित्सक जिनकी ओपीडी या जिनके फिजियोथेरेपी सेंटर किसी किराए की बिल्डिंग में चलते हैं, तो ऐसी जगहों पर नैतिकता के आधार पर ही सही उनका किराया सरकार द्वारा माफ़ किया जाना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में कोई भी सेंटर, कोई भी क्लिनिक शायद नहीं खुला है। सरकार के लॉकडाउन को तमाम फिजियोथेरेपी चिकित्सकों ने पूर्ण समर्थन दिया है, और जब तक सरकार ने आदेश किया उन्होंने कोई गतिविधि भी नहीं की। तो ऐसे में ये सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो इन तमाम दिक्कतों का समाधान करे। लेकिन एक चीज़ और भी है जो मुझे अंदर ही अंदर बार बार आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, अपनी बात आप लोगों के बीच रखने के लिए मुझे प्रेरित कर रही थी। वो ये कि हरियाणा में एक जिम्मेवार एसोसिएशन होने के नाते हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को एक पत्र लिखकर अपनी समस्या से अवगत कराया गया और उनसे मांग की गई कि ये दोनों ही मुद्दों पर गंभीरता से काम करें और ऐसे फिजियोथेरेपी चिकित्सकों को कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 10,000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए जब तक लॉकडाउन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। अब बात अगर यहाँ रुकती तो भी अलग थी, लेकिन बात तो शायद यहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि हमने अभी मांग रखी है। अब दो तरीके की विचारधारा, क्योंकि अमूमन रहती भी है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इस मुद्दे में भी देखने को मिली। एक विचारधारा वो जो पत्र लिखने के बाद जब वो पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से आप तमाम लोगों तक पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि सर, जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि काम धंधे तो उनके भी रुके पड़े हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, फाइनेंशियली उनका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई उनके लिए भी लिखा जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनके विचार हमने सुने। लेकिन इसी बीच कुछ मेरे साथी ऐसे विचारों के साथ भी आए कि ये तो हमारी तौहीन हो गई कि मात्र 10,000 रुपये हमारे लिए मांगे गए, क्या हमारी वैल्यू सिर्फ 10,000 की है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे एक साथी ने सवाल भी उठाए। मैंने बहुत सारे उनसे सवाल पूछे भी, लेकिन शायद वो टाल गए या सीधे सीधे जवाब देने से बचे और बातों को घुमाना फिराना शुरू कर दिया। तो खैर, मेरा जवाब उनके लिए या तमाम ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि क्या मात्र 10,000 रुपये की हमारी इज्जत है, तो देखिए श्रीमान, ये आर्थिक सहायता मांगी गई है, आपके लिए सैलरी नहीं मांगी गई है। आर्थिक सहायता यानी कि हम सरकार पे बोझ भी ना बने और काम भी चले, दोनों चीज़ें निरंतर चलती रहनी चाहिए। और अब बात आती है कि क्या सरकार ने हमारे मांगते ये चीज़ें हमें दे दी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आवाज़ उठाना किसी भी संगठन का नैतिक दायित्व है। अपने हकों के लिए, अपने लोगों के हकों के लिए अपनी बात रखना सरकार के समक्ष, यही तो काम है एक एसोसिएशन का। और बाकी क्या काम करेगी वो? तो ऐसे में अगर एक एसोसिएशन अपने स्तर पर इतना काम कर रही है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है,
तो अब यहाँ दो बातें होती हैं, या तो अगर आप इस बातों से सहमत हैं तो आप भी अपने स्तर पर, क्योंकि एक चिट्ठी से ऐसा कुछ नहीं है कि इतिहास बदल जाएगा, एक चिट्ठी से सबको रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहता कि ये पॉसिबल है। कोशिश शुरू कर दी गई है, तो उस कोशिश में आप अपनी भी भागीदारी दे सकते हैं। ये एक हवन है, एक यज्ञ है, इसमें आप अपनी भी आहुति डालें। अगर आपको लगता है कि आपके छोटे भाई बहन परेशान हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, मुझे लगा, ये मैंने अपने लिए नहीं लिखी है ये चिट्ठी, मैंने लिखा कि वो फिजियोथेरेपिस्ट जो अभी प्रैक्टिस में नए आए हैं, मैं तो उस क्राइटेरिया से बाहर हूँ, क्योंकि वो जरूरी है। ऐसे बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे भाई बहन हैं पूरे देश में, अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, जिनके पास अभी पैसे तक नहीं बचे हुए हैं, और उनको वहां रहकर उनका अपना गुजारा चलाना भी है, उनको उनके अपने घरों तक वापस भी पहुंचना है। बहुत सारे लोग हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक साथी फिजियोथेरेपिस्ट मेरा, अभी मैंने फेसबुक पे देखा कि अभी मुश्किल से उसको घर जाने का कोई रास्ता निकला है। मैंने उसकी थोड़े दिन पहले पोस्ट पढ़ी थी, उसने लिखा कि मेरे पास अभी खाने के पैसे तक नहीं बचे हैं। तो क्या कोई उसकी मदद करने गया? तो दोस्तों, ऐसे में अगर हम किसी बच्चे की मदद के लिए, किसी नए साथी की मदद के लिए, किसी पुराने साथी के क्लिनिक के रेंट के लिए अगर सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ रख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप भी उस यज्ञ में अपनी आहुति डालें, आप भी आगे आएँ, आप उसी लेटर की एक कॉपी निकाल लें, अपने नाम के साथ लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसकी नहीं निकालना चाह रहे तो आप अपने नाम से लेटर लिखें, आप अपने संबंधित डीसी से मिलें, डीसी के मार्फत उसको सीएम को वो लेटर भेजें, सरकार को आगाह करें। दयनीय स्थिति हो चुकी है हमारे लोगों की, लेकिन फिर भी कुछ अंधभगत लोग हमारी ही बीच ऐसे बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कोई दिक्कत है ही नहीं, पता नहीं वो कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मैंने उस ग्रुप में भी उन भाई से एक सवाल पूछा था, और मैं आपसे भी इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देश के अभी भी बहुत सारे हिस्सों में फिजियोथेरेपी चिकित्सक जो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं बेचारे, उनको सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट या उनके हॉस्पिटल वाले सैलरी तक नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी सैलरी देना मुश्किल है, मैं समझता हूं इस बात को। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या दोनों को मिलकर ऐसा नहीं कर लेना चाहिए कि कुछ उसका भी काम चलता रहे जो जूनियर है, और कुछ उसका भी काम चल जाए जो सीनियर है? मैं नहीं कहता पूरी पूरी सैलरी वहां दी जा सकती है, लेकिन हाँ, कुछ इतना तो जरूर किया जा सकता है। अगर वो दोनों ही बेचारे अपना करने में अक्षम है, ना ही सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट कोई अर्निंग कर पा रहा है, ना ही उसके अंदर जो जॉब कर रहे थे वो कोई अर्निंग कर पा रहे हैं, तो फिर तीसरा दायित्व तो बनता है वहां के संगठन का, वहां की एसोसिएशन का, चाहे वो केंद्रीय संगठन है चाहे वो कोई स्टेट बॉडी है। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है ऐसे लोगों की मदद करना, क्योंकि अगर हमारा भाई कोई परेशान है तो वो कौन देखेगा उसको? लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हर मुद्दे में एक राजनीति, एक अपनी छोटी समझ घुसानी होती है, तो वो यहां भी कर रहे हैं। मुझे खैर इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जवाब मैं यहाँ इसलिए देना चाहता हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि हम डॉक्टर का दर्जा प्राप्त है, ऐसे में 10,000 रुपये हमारे लिए मांगना सही नहीं है, हम, बल्कि एक साथी ने तो यहाँ तक लिखा कि हम खुददार लोग हैं, खैरात नहीं मांगते। मैं उनको क्लियर जवाब देना चाहता हूँ, खैरात हमने भी नहीं मांगी, हमने अपना हक मांगा है। वी आर द टैक्स पेयर, हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। जब हमारी ओपीडियाँ अच्छे से चल रही थी, हमारे काम अच्छे से चल रहे थे, हमने तमाम अपने सारे के सारे ड्यूज क्लियर किए हैं, टैक्स दिए हैं सरकार को। सरकार होती किस लिए? सरकार पब्लिक की सेवा के लिए है, आम लोगों की सेवा के लिए है। तो उन्हीं आम लोगों में एक प्रजाति जो है वो फिजियोथेरेपी चिकित्सकों के नाम की भी है। और जो मेरे भाई कह रहे थे कि बाकी डॉक्टरों ने तो अभी ऐसा कुछ किया नहीं, आप फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ऐसा क्यों डिमांड कर रहे हैं? अरे भैया, मुझे लगा उनको दिक्कत है इसलिए कर रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेंटल एसोसिएशन ने भी सेम डिमांड के लिए एक पेटिशन, चेंज ORG करके उन्होंने अपनी एक पेटिशन डाली हुई है, उसमें तमाम लोगों के सिग्नेचर कैंपेन उन्होंने चलाया हुआ है कि सरकार उनको आर्थिक मदद दे। हर संगठन अपने स्तर पर अपने लोगों की मदद के लिए कार्य कर रहा है। अब यहां बात यह उठती है कि या तो आपका संगठन सामने आए और लोगों की मदद करे, अगर नहीं मदद कर सकता तो शांत रहे। लेकिन जो लोग मदद कर रहे हैं, कम से कम उनको ये साबित करने की कोशिश ना करें कि वो खैरात मांग रहे हैं या वो भीख मांग रहे हैं। हम कोई खैरात या भीख नहीं मांग रहे हैं, और अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं मांग रहे हैं। मैं ऐसे तमाम ऐसे अनजान बहुत सारे मेरे जूनियर फिजियोथेरेपिस्टों के लिए मांग रहा हूं, शायद जिनको मैं कभी मिला ही नहीं, जो मुझसे कभी मिले ही नहीं। मैंने सरकार को साफ कहा कि आप ऐसे लोगों की मदद करें
जिनको सच में जरूरत है। और ये तभी होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे बोल देने से होगा। अगर मेरे बोल देने से होता तो शायद मैं मदद मांगता नहीं, मैं मदद कर रहा होता। बतौर एक संगठन के मुखिया मेरी जिम्मेवारी है आवाज उठाना, मैंने आवाज उठाई। यहां मैं आपको एक छोटी सी कहानी तमाम लोगों को बताना चाहूंगा। एक बार एक इंसान गधे के साथ जा रहा था। कुछ देर चला, धूप ज्यादा थी। देखने वालों ने कहा कि कितना मूर्ख है, पैदल पैदल जा रहा है, गधा साथ में है, धूप तेज है, यूं नहीं कि इस पे बैठ के निकल ले। उस शख्स ने सुना, थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि यार लोग कह तो ठीक ही रहे हैं, तेरे पास गधा भी है, तू पैदल क्यों घूम रहा है, इसके ऊपर ही बैठ जा, गर्मी ज्यादा है। वो उसके ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर चला, आगे कुछ और लोग मिले। उन्होंने कहा कि देखो कितना निर्दयी है, कितना खराब आदमी है, इतनी तेज धूप, इतना बेचारा कमजोर सा गधा, यूं नहीं कि इसके साथ पैदल चले, इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसको शर्म नहीं आती। दो चार लोगों ने ऐसा कहा तो जो गधे पे बैठा शख्स था उसको लगा कि यार बात तो ठीक कह रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, गधा भी कमज़ोर है, तो मैं तो पैदल चल सकता हूँ, क्यों इसके ऊपर वजन डाला हुआ है। वो उसके साथ फिर से पैदल चलने लगा। जब वो उसके साथ पैदल चलने लगा तो फिर से वही स्टेज आ गई कि लोगों ने टोकना शुरू कर दिया कि गधा साथ है, बेवकूफ़ कहीं का, पैदल घूम रहा है, कि यूं नहीं गधे पे बैठ जाए। तो उसको लगा कि यार गधे के ऊपर बैठो तो भी ताने मिल रहे हैं, गधे से नीचे उतर जाओ तो भी ताने मिल रहे हैं। उसने गधे को ही अपने ऊपर उठा लिया और चलना शुरू कर दिया। तो फिर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि देखो कितना पागल है, गधे को उठा के लेके जा रहा है, यूं नहीं कि गधे के ऊपर बैठे, बल्कि खुद गधे को अपने ऊपर बिठा रखा है। यानी कि इस कहानी की जो मूलभूत भावना है वो ये है कि यहाँ लोगों को तसल्ली कभी नहीं होती है। आप गधे के साथ चलेंगे तो भी नहीं, गधे के ऊपर चलेंगे तो भी नहीं, इवन गधे को अपने ऊपर लेके चलेंगे तो भी नहीं। तो खैर, मुझे ये कहानी मैंने बचपन से ही सुन रखी है, तो मुझे ऐसे तमाम लोगों की विचारधारा से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, उनकी ये विचारधारा जब जिन ग्रुपों में वो बात करते हैं, जिस सोशल मीडिया पे वो ऐसे सवाल उठाते हैं, तो और चार लोगों तक जाती है। तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए, उनको एक सही दिशा देने के लिए शायद ज़रूरी है कि इस मंच पर हम जुड़ें, हम अपनी बात रखें। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये सच्चाई है, जाने या अनजाने। मैंने उस ग्रुप में भी मेरे उस साथी से पूछा था कि आप मुझे ये बता दो, आपके स्टेट के अंदर एक जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट को कितनी सैलरी दी जाती है। अगर मेरे को इस बात का आप जवाब दे दो ईमानदारी से, अपने दिल पे हाथ रख के, तो मैं बता दूंगा कि जो मैंने 10,000 रुपये आर्थिक सहायता मांगी है ये सही है या गलत है। क्योंकि जब हम आदर्श बातें करते हैं तो आदर्श काम भी तो करें। यहाँ दोहन हो रहा है, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट जूनियर फिजियोथेरेपिस्टों को ही दबा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जूनियर्स को होम विजिट के लिए भेजते हैं और उनसे कमीशन चार्ज करते हैं। ये शोषण नहीं तो और क्या है। बहुत सारे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो अपनी ओपीडी में जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट को रखते हैं और उनको इतनी कम से कम सैलरी देते हैं कि जिससे उनका गुजारा भी मुश्किल है। ये शोषण ही तो है। और लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये मजबूरी उस सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट की भी है जो कम सैलरी दे रहा है, क्योंकि शायद जहां उसका डिपार्टमेंट है, जिस भी जगह पे उसका डिपार्टमेंट है, उसकी खुद की अर्निंग इतनी नहीं है। और जब उसकी खुद की अर्निंग ज्यादा नहीं होगी तो वो दूसरे को कहां से देगा। तो यहां दोषी कोई एक नहीं है, दोषी पूरा सिस्टम है और उसको ठीक करने की जिम्मेवारी हम तमाम लोगों की है। सिर्फ व्हाट्सएप क्रांति और फेसबुक क्रांति से कुछ नहीं होगा। मैंने उस साथी को उस ग्रुप में भी कहा था कि ये सिर्फ ज्ञान गंगा जो आप यहां बहा रहे हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में, इससे निकलिए। आप विसल ब्लोअर बन सकते हैं, आप अपनी बात रखिए, आप सरकारों को जगाइए, आप अपनी एसोसिएशन को जगाइए। लेकिन जवाब क्या था? जीरो। उनको टांग किसकी खींचनी थी? सिर्फ मेरी, क्योंकि चिट्ठी तो मैंने लिखी थी ना भाई सीएम को। तो दोस्तों, बहुत सारी कड़वी बातें हैं और कड़वी सच्चाई यही है कि इस लॉकडाउन के हालात में हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। काफ़ी सारी ओपीडीज आज भी बंद हैं, काफ़ी सारे जूनियर्स की सैलरी नहीं मिल रही हैं। ऐसे में उन एसोसिएशनों को, उन संगठनों को आगे आना चाहिए
कि उनकी सैलरी दें या दिलवाएं, कुछ तो करें। और अगर कुछ नहीं करते तो सरकार से तो कम गुहार लगाएं, कोई आर्थिक सहायता कुछ तो मांगें। और सिर्फ मांगने से नहीं मिलता। एक आर के मुदगिल ने चिट्ठी लिखी, नहीं होगा। मैं आपके सामने क्लियर कह रहा हूं, नहीं होगा। ये सिर्फ मेरी तरफ से एक कोशिश है कि कोशिश तो करूं, मांग तो लूं, कल को कहीं ये ना कह दे कि आपने मांगा कब था। ऐसे में जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी मांग जायज है, ऐसे तमाम लोग अपने स्तर पर भी अपने कंसर्न्ड डीसी को जाकर मिल सकते हैं, उनको सीएम के नाम लेटर सौंप सकते हैं, 2, 4, 6 के ग्रुप में भी जा सकते हैं, सिंगल सिंगल भी जा सकते हैं। आपके पास अपने बतेरे रास्ते होते हैं अपनी आवाज उठाने की। मीडिया ने हमारा साथ दिया क्योंकि उसे हमारी मांग जायज लगी, तभी तो दिया। और हमने क्या गुनाह कर दिया अगर हमने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे भाई बहन हैं छोटे, उनके लिए अगर सरकार से कोई मांग रख ली, और मांग भी की आर्थिक सहायता, सैलरी नहीं। मैंने आपकी सैलरी डिसाइड नहीं कर दी है, और सिर्फ आर्थिक सहायता मांग लेने से आपकी सैलरी पैकेज डिसाइड हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और इसकी कड़वी सच्चाई यह है कि आपकी सैलरी इतनी है, आप दे इतना रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सामने एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। या तो शायद आपको लगता है कि आपकी तौहीन हो जाएगी। तो दोस्तों, सच बात यही है कि बहुत सारे लोग दिक्कत में हैं, उनको सैलरियां नहीं मिल रही हैं। हमारे छोटे भाई बहन बहुत परेशान हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस के शुरुआती दौर में अभी कदम रखा है ना, उनको पता है क्लिनिक का रेंट जा रहा है, स्टाफ को सैलरी देनी है, बहुत दिक्कतें हैं। और किराया थोड़ा नहीं होता, और जब काम ना हो तब किराया देना पड़े तो बहुत भारी लगता है। इन्हीं तमाम दिक्कतों के लिए सरकार से गुहार लगाना कोई गुनाह नहीं है, अपने हक की बात रखना कोई क्राइम नहीं है। हम टैक्स पेयर लोग हैं, हमने पैसा दिया है सरकार को, निरंतर देते रहते हैं, आगे भी देंगे। हालात सदा एक जैसे नहीं रहेंगे, आगे हालात सुधरेंगे और हम फिर से उसी रूटीन में भी आएंगे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर हैं, और उन लोगों को हमारी ज़रूरत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से तमाम अलग अलग स्टेट एसोसिएशन के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव आप लोग लीजिए जिससे उन लोगों का भला हो सके, बजाय व्हाट्सएप पर ज्ञान गंगा बहाने के, व्हाट्सएप क्रांति करने के। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, इसलिए इसको दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस शख्स ने आवाज़ मेरे सामने रखी, अपनी बात रखी, उसके माध्यम से ये मैसेज मैं औरों को भी देना चाहता हूं। और उस पर मुझे गुस्सा थोड़ा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो ग्रुप में तो पूरी ज्ञान गंगा रामायण सब खोल के रख दिया, लेकिन जब मैंने उसको कहा कि आप सैलरी तक बता दो कि कितनी दी जा रही है आपके स्टेट में, तो उसके डिप्लोमेटिक आंसर थे कि हमारे यहाँ काउंसिल नहीं है, काउंसिल आएगी तो ये होगा तो वो होगा। ये झूठे सपने ना दिखाओ यार लोगों को। अपने हालात अपने दम से सुधरेंगे। काउंसिल आएगी तो रूल बनेंगे, काउंसिल आएगी तो गवर्नमेंट पे स्केल डिसाइड होगा, लेकिन प्राइवेट में तो फिर भी कुछ डिसाइड नहीं होगा। प्राइवेट में तो हम और आप लोग ही मिलकर ही बनाएंगे ना। तो ऐसे प्राइवेट में जो फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर अभी काम कर रहे हैं, जिनको किराए का बर्डन हो रहा है, जिनके पास आज के दिन बहुत दिक्कतें हैं। एक साथी ने यह भी पूछा कि 10,000 से क्या होगा, तो आप क्या समझते हो, 50,000 दे दे सरकार? और ठीक है, अगर आप ऐसा समझते तो आप लिखो चिट्ठी, आप अपने स्टेट में अपनी चिट्ठी लिखो सीएम को, डायरेक्ट पीएम को भी लिख सकते हो। अरे भैया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको कौन रोक रहा है अपनी बात रखने के लिए? पर रखो तो सही, कम से कम सरकारों को बताओ तो सही कि फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। एक छद्म अहंकार, एक झूठा सिर्फ आवरण जो आपने ओढ़ रखा है कि हम तो डॉक्टर हैं जी। तो क्या डॉक्टर नहीं, उनको क्या गरीबी नहीं परेशान करती? क्या सारे पैसे वाले लोग हैं इस फील्ड में, फिजियोथेरेपी में? मानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा इस आर्थिक मंदी का, लेकिन कुछ लोग तबाह भी होंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मेरे व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज हरियाणा के नहीं, उड़ीसा तक के मैसेज हैं मेरे व्हाट्सएप पर, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें यहाँ सैलरी नहीं दी जा रही। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ हरियाणा में बैठा हुआ हूँ और तब भी उड़ीसा, गुजरात,
पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। शायद मुझे वो अपने परिवार का हिस्सा समझ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, और मैं भी वो हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सीएम को चिट्ठी लिख सकता था, इसलिए सीएम को लिखी। अगर आप तमाम लोग मेरा साथ देंगे तो मैं पीएम को भी चिट्ठी लिख सकता हूं। और मेरा नहीं देना, एटलीस्ट अपना साथ दो, आप खुद लिख दो, मैं आपके साथ आ जाता हूं भैया, बुराई क्या है। और हमने कोई गलत चीज नहीं मांगी है सरकार से, दो बिल्कुल जायज चीजें मांगी हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा देखिए कि हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है उसको अभी इन चीजों की ज्यादा चिंता नहीं हो रही है। वो इस दिशा में शायद अभी तक सोच ही नहीं रहा है, या पता नहीं सोच रहा है तो क्या सोच रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम सवाल करेंगे तो फिर से वही बात आती है कि या तो चमचे बन जाओ जो ग्रुप में तो बोलेंगे लेकिन सामने आके बात नहीं करेंगे, या अगर विसल ब्लोअर बन के सामने आके बात करोगे तो फिर वो आपको बताएंगे कि आप संगठन के खिलाफ गतिविधियां करते हैं और हम एक मुहिम चलाएंगे और तमाम लोगों की सदस्यता रद्द कर देंगे जो ऐसे लोग आवाज उठाएंगे संगठन के खिलाफ। अरे आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि ये आवाजें संगठन के खिलाफ नहीं उठ रही हैं, ये संगठन को ये बताने के लिए उठ रही हैं कि आपके लोग परेशान हैं, आपके लोगों को मदद की जरूरत है। मुझे जो मैसेज आया उसमें साफ लिखा हुआ था कि राष्ट्रीय संगठन की एक इकाई से उस फिजियोथेरेपिस्ट ने संपर्क किया। उसने बताया कि सर मैंने संपर्क किया और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरी सैलरी दिलवा दो, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पहले मेंबर बनो, आप हमारे मेंबर नहीं हो, पहले आप मेंबर बनो तब हम आपकी समस्या सुनेंगे। ये कितना वाहियात तर्क देते हो आप लोग। जिस बच्चे के पास आज के दिन उसकी सैलरी तक नहीं है वो पहले आपकी भारी भरकम फीस भर के पहले मेंबरशिप ले। अरे वो फिजियोथेरेपिस्ट तो है, आप फिजियोथेरेपिस्ट की एसोसिएशन तो हैं, कम से कम उसकी मदद कीजिए। और जो मेंबर हैं उनकी कितनी मदद कर दी है अब तक। सर बहुत लोग दिक्कत में हैं, और ऐसे जो ये एक दूसरे की टांग खींचने वाले ग्रुपिज्म करके व्हाट्सएप खेलने वाले लोग हैं, मेरी ऐसे तमाम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस ग्रुप की दुनिया से बाहर निकले। बहुत अच्छी दुनिया है, और ग्राउंड में जब आप आएंगे तो आपको महसूस होगा कि दुख क्या है, दर्द क्या है। और आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हो, अच्छे से समझ सकते हो दर्द क्या है। इसको समझने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का दिल तो मैं समझता हूं कि सबसे बेस्ट परफेक्ट, उसको तो समझ आता है कि दर्द क्या है। तो आपको अपने लोगों का दर्द नहीं दिख रहा क्या? आप तर्क देते हैं कि नहीं किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिक्कत नहीं है। क्यों? आपने अपने घर में बैठ के डिक्लेयर कर दिया तो हो गया। बहुत सारे जूनियर जो सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट हैं उनके साथ बहुत दिक्कतें। और सरकारों से मांगना कोई गुनाह नहीं, कोई खैरात नहीं, हक है, मांगना चाहिए, सबको मांगना चाहिए। अभी पीछे बार एसोसिएशन के कुछ साथियों ने वकीलों के लिए भी, जो नए प्रैक्टिसिंग वकील हैं उनके लिए भी डिमांड रखी है सरकार के सामने। क्यों रखी है? क्योंकि संगठन बने किस लिए होते हैं? ये काउंसिल, ये एसोसिएशन, ये किस लिए हैं? ये जो मेंबरशिप फीस आती है किस लिए? ये इन्हीं चीजों के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए तो है कि जब तमाम ऐसी कोई दिक्कतें आएंगी, प्रोफेशन के लोग मजबूरी में कहीं गिरे होंगे तो प्रोफेशन की एसोसिएशन आगे आएंगे और उनकी मदद करेंगी। हमारे केस में मैं समझता हूं कि हमारी स्टेट एसोसिएशन के पास फाइनेंशियली इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो जब हम स्ट्रांग नहीं है तो कोई नहीं, हम जो हम कर सकते हैं वो करें। हम गए, हमने सरकार को चिट्ठी लिखी, सरकार से रिक्वेस्ट करी, माननीय मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करी कि सर इन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। मीडिया ने हमारा साथ दिया, बात चंडीगढ़ तक पहुंची। अगर अब आप अपने लेवल पर जाएंगे, अलग अलग लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आवाज उठाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं बात माननी भी जाएगी। पूरी ना सही, अधूरी ही सही, लेकिन बात जरूर मानी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप सारे साधन संपन्न हैं और आपको लगता है कि आपके छोटे भाई बहनों को ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है, आप उनके लिए अपना क्यों टाइम वेस्ट करें, तो एक अलग बात है। क्योंकि जिन बच्चों की ये आवाज है ना, उनके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है। उनको तो डीसी ऑफिस में भी नहीं पता होगा कि किधर जाया जाएगा, वो भी आप जैसा कोई सीनियर ही बताएगा। तो या तो परिवार में अगर आप बड़े हो तो बड़े होने की भूमिका निभाओ और ऐसे बच्चों की मदद करो, या तो खुद से कोई फंड आप रिलीज करो एक संगठन होने के नाते, राष्ट्रीय संगठन होने के नाते। अगर नहीं आप कर सकते हैं तो आप सरकार से मदद मांगे। बार बार फ्रीक्वेंट अगर हम मदद मांगेंगे तो उम्मीद करता हूं कि मदद मिल भी जाएगी। तो कुछ ऐसा करें जिससे ऐसे तमाम दिक्कतों का समाधान हो सके। कुछ किराया माफी हो कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की मदद हो, तो ये छोटे भाई बहन भी इस फील्ड में आराम से जम पाएंगे।
नहीं तो पलायन के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं होगा इनके पास। शायद ये जो आर्थिक हालात जब सुधरेंगे, जब हालात बदलेंगे, उस वक्त ये फिजियोथेरेपी छोड़ चुके होंगे। और हम इतना ब्रिलियंट टैलेंट खोना नहीं चाहते। इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट जो है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि ये मेहनती लोग हैं। लेकिन ये क्यों परेशान हैं? कुछ आप जैसे व्हाट्सएप क्रांतिकारियों की वजह से, जो सिर्फ व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, कमेंट में सवाल रखेंगे, जो आपके पास बहस होगी, मुद्दे डाइवर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे वो आईएपी वर्सेस एंटी आईएपी वर्सेस ये तमाम चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। मुद्दे भटकाने वाले लोग यहाँ बहुत हैं। क्यों नहीं हम तमाम लोग मिलकर एक सीरियस विषय पर बात क्यों नहीं रखते? तो मेरी आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है। खैर, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपको जो सोचना है सोचिए। आपको लगता है मैं अच्छा आदमी हूँ, बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं। आपको लगता है मैं बुरा आदमी हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं। तो आई डोंट केयर। मुझे जो अच्छा लगेगा, मेरे लोगों के लिए जो अच्छा लगेगा, मेरे छोटे भाई बहन के लिए जो मुझे अच्छा लगेगा, और जो मेरी कैपेसिटी में होगा, वो मैं डेफिनेटली करूँगा। मैं आपको उसके लिए ना तो पूछने आऊँगा, ना शायद बताने आऊँगा। हाँ, कर दूंगा। करने के बाद हो सकता है वो आप तक खबर पहुँचे। अब बात आती है कि मुद्दे को, सेंसिटिविटी आप समझिए इस मुद्दे की। और तमाम मेरे पूरे देश की अलग अलग स्टेट एसोसिएशन से और नेशनल एसोसिएशन से ये मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग मिल बैठकर इस मुद्दे का समाधान कीजिए। ऐसे लोगों को रूल आउट कीजिए जिनको सच में दिक्कत है, जिनको सैलरी तक नहीं मिल रही है, और अपनी जिम्मेवारी निभाइए। उन लोगों के लिए कुछ कीजिए आप लोग। नहीं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप बहुत नुकसान कर देंगे अपना। लोगों की आस्था जा रही है आपसे, और एक बार अगर ये भरोसा टूटता है ना, तो दोबारा जल्दी बनता नहीं है। तो बस मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस भरोसे को जाने ना दें। ये हम तमाम लोगों का प्रोफेशन है, तमाम लोगों से मिलकर बना है। ये जो आपकी जो एक्टिविटियां चलती है ना, कि जो लोग सवाल उठाएंगे एसोसिएशन से, उनको आप निकाल के बाहर फेंक देंगे, उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे, वो आप कर लेना, आराम से कर लेना। ये लॉकडाउन का जो समय है, पहले इसमें एक बार लोगों की मदद करो, सबको सेटल करो, उसके बाद आप करते रहना ये सब। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको बहुत टाइम मिलेगा ये सब करने के लिए। लेकिन जो मुद्दा जिस वक्त जरूरी है, उस मुद्दे को उस वक्त प्लीज़ आप देखिए, समझिए और उससे जुड़िए। क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं होती। ये समय, ये जितनी आपको दिख रही हैं चीज़ें, आप ये समझिए, ये इतना कोई हल्के में लेने वाली बीमारी नहीं है। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि कुछ एसिम्प्टोमेटिक, कुछ कैरियर लोग हमारे अपने ही लोगों की ओपीडीज में पहुंचे, और वहां से हमारे ही लोग, फिजियोथेरेपी चिकित्सक भी इस बीमारी के चपेट में आना शुरू हो जाएंगे। कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर ये होता है तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि तमाम, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट है, हर चीज़ की कॉस्ट है। जो ओपीडी आप रन कर रहे हैं उसकी भी तो कॉस्ट है, उसमें भी तो आप जो सेफ्टी मेजर्स यूज करेंगे उसकी भी तो कॉस्ट है। तो ये तमाम चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है, इसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है। ये जरूरी नहीं है कि व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, लेकिन जेन्युइनली क्या चल रहा है ये जरूरी है। और इसको चलाने वाले आप लोग ही हैं, हम लोग ही हैं, और मिलके करेंगे तो डेफिनेटली होगा। मेरी दिल से किसी के साथ कोई ना तो दोस्ती ना दुश्मनी इस मामले में। मेरा विचार था, मैंने रखा। कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगी होगी, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा गंभीर है। ये कुछ लोगों के रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कुछ लोगों की भूख से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये बात बुरी जिनको लगी है उनको लगनी भी चाहिए। आप अगर 100 लोगों की मदद नहीं कर सकते ना, तो मत कीजिए, आप किसी एक की मदद कीजिए, वो भी बहुत सफिशियंट है। वो एक मदद भी आपको परमात्मा उसका डेफिनेटली आपको उसका आशीर्वाद देगा, आपको उसका फल देगा। और वो आप अपने आसपास कर सकते हैं। आप सीनियर हैं, आपके कोई साथी अगर किसी की सैलरी नहीं दे रहा, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार कोई नहीं, गरीब है, तो एटलीस्ट 100% ना सही 50% ही सही, तेरे पास मैं समझता हूँ काम नहीं है, आज के दिन तेरा भी काम नहीं है, तो कोई नहीं, अगर मदद कर सकता तो 50% की मदद तो कम से कम कर इसकी। बाकी बाद में देख लेंगे, फिर दे देंगे, जब काम अच्छा होगा फिर से दे देंगे, ड्यू रहेंगे उसकी, कोई दिक्कत थोड़ी है। मिल बैठ के समझाओ ना, सुलझाओ इन चीजों को। क्यों अपना तमाशा बना रखा है? सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, ऐसे तमाम लोगों की दिक्कतों का समाधान कीजिए जो आपके नोटिस में आए। मेरी एक एक फिजियोथेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट है,
संगठन अपना काम करें, उनकी तो है ही है जिम्मेवारी, लेकिन इंडिविजुअल भी हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उसको ध्यान से देखें, समझें और उन लोगों की मदद करें। और बतौर एसोसिएशन जिन लोगों को लगता है कि हमने खैरात मांगी है वो बेवकूफ़ हैं और शायद उनकी अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमने बतौर संगठन सरकार की मदद भी की है। जब सरकार को सूखे राशन जैसी चीज़ों की ज़रूरत थी तो हमने पहुंचाया भी है। हमारे बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट साथी नगद पैसे में भी सरकार की धीरे धीरे मदद कर रहे हैं। तो जब मदद देने की बात है, हम मदद दे भी रहे हैं, लेकिन जहां हमारे लोगों को मदद चाहिए तो हम मदद मांग भी रहे हैं। ये वाइस वर्सा रिलेशनशिप है। हम सरकार के लिए हैं और सरकार हमारे लिए है। वी आर फैमिली। तो खैरात जैसा कुछ नहीं, हकों की बात है, सब मिलकर करेंगे तो ये समय कुछ मुश्किल नहीं है, बीत जाएगा। इतने सारे एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा था कि बीरबल कोई ऐसी बात बताओ जिसको सुनकर मुझे अच्छा भी लगे और बुरा भी। तो उन्होंने कहा था कि हुजूर ये समय बीत जाएगा। और ये बात सच्ची है। अगर अच्छा है तो आने वाला समय बुरा होगा और बुरा है तो आने वाला समय अच्छा होगा। हर रात के बाद एक दिन और एक दिन के बाद एक रात है। तो बेफिक्र रहिए, ये समय भी बीतेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हाँ, अपनी कोशिशें जारी रखिए, आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना मेहनत किए कभी नौका पार नहीं होती। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आप सीरियसली लेंगे और इस पर एक पॉजिटिव नोट के साथ सोचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।